नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में हमने विवाह के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की थी। आज आप सुनेंगे राशील का भयावह आतंक, उसके अतीत का खलनायक जेड शहर में आ चुका है। अलका मैम का त्वरित, गोपनीय और सरस्वती जैसा समाधान और मेरे 7 फेरों के साथ आत्माओं का मिलन। साथ ही राशील के अतीत की वो पूरी कहानी जो सबसे छिपी हुई थी। जेड का आगमन और राशील का डर। भयानक घबराहट। राशील मुझसे मिलने आई, पर वो मीलों भागकर आई जैसी हाँफ रही थी। कारण, उसने रास्ते में एक चाय की दुकान पर जेड को देखा। गोपनीयता का डर। राशील दहशत में थी। उसे डर था कि जेड अपने मनोरथ में असफल होने के कारण अब विवाह के समय में उसके अतीत का खुलासा कर देगा। माँ का त्वरित एक्शन। मैंने तुरंत अलका मैम को कॉल किया। उनका गंभीर स्वर में आदेश आया, वाणी आप राशील को अपने घर पर ही रोको। मेरे अगले निर्देश तक आप दोनों घर में ही रहो, मैं सब प्रबंध करती हूँ। माँ का सरस्वती समाधान। सुरक्षा घेरा। अलका मैम ने पुलिस अधीक्षक की लाल बत्ती वाली कार भिजवाई और हमें अपने घर बुलाया। उन्होंने पराग और स्वप्निल के साथ हमें अपने कक्ष में बंद किया। अत्यंत गोपनीयता। माँ ने पुलिस उपायुक्त से बात की और सादे वस्त्रों में चौकसी लगवा दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जेड को शहर से बाहर खदेड़ने के बाद ही उस पर कार्रवाई होगी और किसी को हमसे जोड़कर नहीं देखा जा सकेगा। मेरा विश्वास। मुझे लगा माँ सरस्वती है। मेरे पापा से उनके विवाह की अभिलाषा के अलावा उनका कोई काम अधूरा नहीं रहता। 7 फेरे और आत्माओं का मिलन। निर्विघ्न विवाह। माँ के समाधान के कारण जेड का कोई पता नहीं चला और मेरे विवाह के सप्ताह भर चले सभी कार्य यथा रीति संपन्न हो गए। पुनः जीवन साथी। अग्नि के 7 फेरे साथ लेने के बाद स्वप्निल और मैं इस जन्म में पुनः एक बार जीवन भर के साथी हो गए हैं। हमारी आत्माओं के रूप बदल बदल कर साथ चलने की परंपरा सुनिश्चित हो गई है। जेड की अधूरी कहानी का खुलासा। राशील का बदला। विवाह के 5 दिन बाद माँ ने हमें अपने कक्ष में बुलाया और राशील के अतीत की पूरी कहानी बताई। राशील के भाग जाने के बाद जेड घायल पड़ा रहा और ठीक होने के बाद उसने राशील को जिंदा न छोड़ने की ठान ली थी। जेड का पागलपन। जेड को जब पता चला कि राशील भारत आए हैं, तो वो खतरनाक संकल्प के साथ बाइक से चल पड़ा। अलका मैम के घर तक पहुंचने के बावजूद वो राशील को ढूंढ नहीं पाया। पुलिस से भिड़ंत। एक दिन ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका। उसने भागने की कोशिश में एक पुलिस वाले को चोट पहुंचाई। जेड ने चकमा देने के लिए अपनी बाइक एक पेड़ के पीछे छिपा दी, पर जब उसे लगा कि वो सेफ है, तो वो एक ढाबे पर भरपेट खाने के लिए रुक गया। और वहीं 2 पुलिस वाले उसकी खाट के साइड में खड़े थे। क्या जेड अब पकड़ा जाएगा और राशील का अतीत हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? अतीत का साया। प्रेम का अटूट बंधन और एक नए जीवन की शुरुआत। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 70, अतीत का साया, जेड का आतंक और माँ का सरस्वती समाधान। अगले दिन कॉल करके राशील ने मुझे बताया है वो मुझसे मिलने आ रही है। उसकी योजना है हम पहले की तरह बहुत सी बातें करेंगे। परुष्णी को पराग के पास छोड़कर राशील मेरे घर आई है। उस समय वो बहुत ही अधिक घबराई हुई है। वह ऐसी हाँफ रही है जैसे मीलों भाग कर आई है। मुझे चिंता हुई, अभी घंटे भर पहले ही तो वो उमंग से भरी हुई मुझसे कॉल पर बात कर रही थी। इतने से समय में ऐसा क्या हो गया कि वो इस तरह घबराई हुई है? मैं उसे कंधे से थामकर अपने पलंग तक ले गई हूँ। मैंने उसे वहाँ लिटा दिया है। मुझे लगा वो कुछ बोल नहीं पा रही है। मैं दौड़ते हुए रसोई में गई और गिलास में जल भर कर ले आई हूँ। मैंने बैठने में सहायता करते हुए उसे हेडबोर्ड से टिक कर बैठाया है। उसके होठों से गिलास लगाया है। उसने गटकते हुए गिलास भर जल पूरा पी लिया है। उसकी सांसें अब संयत हुई लग रही हैं। क्या तुम्हारा जी अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने उसकी छाती पर मालिश सी करते हुए पूछा है। वाणी, अभी जब मैं इधर आ रही थी तब मैंने एक स्थान पर जेड को एक चाय की दुकान पर देखा है। राशील गहन चिंता में डूबी हुई है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ है? क्या उसने तुम्हें देख लिया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं वाणी, वो वही है। मैं कार में थी और शीशे चढ़े हुए थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देख पाया है, राशील ने बताया है। मुझे ये संयोग नहीं लग रहा है। निश्चित ही अभी जलंधर में आपके होने की सूचना उस तक पहुंच गई लगती है।
उसने ये जानकारी भी किसी प्रकार लगा ली प्रतीत होती है कि आप यहाँ आई हुई हो। यहाँ होने का उसका उद्देश्य अच्छा नहीं लगता है। मुझे अभी ही यह बात मैम को बतानी होगी। जल्दी जल्दी यह बात कहते हुए मैंने तय किया है और मोबाइल पर कॉल कनेक्ट कर लिया है। राशील स्तब्ध बैठी रही है। कॉल पर आंसर मिलते ही मैंने मैम को सब बातें कह सुनाई है। वाणी, आप राशील को अपने घर पर ही रोको। किसी के आने पर भी आपको दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अगले निर्देश तक आप दोनों घर में ही रहो। मैं सब प्रबंध करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मैम का स्वर गंभीर तो है मगर वे मुझे निडर ही लग रही हैं। कॉल कट चुका है। हमारी बातें करने की योजना धरी रह गई है। मैं राशील का साहस बंधा रही हूँ, उसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। वाणी, मेरे अतीत की सब बातें बुआ ने बड़ी ही बुद्धिमानी से सबसे छुपा रखी हैं। ऐसा ना हो अभी जब सब रिश्तेदार परिचित इकट्ठे होने जा रहे हैं तब इस आदमी के, जो अपने मनोरथ में असफल रहा है, किसी कृत्य से सबको ज्ञात हो जाए। वो साहसी सिख लड़की है किंतु अपनी अपकीर्ति की आशंका से डरी हुई है। राशील, माँ सब ठीक कर देंगी। आप उन्हें जानती तो हैं, मुझे मैम पर विश्वास है। मुझे लगता है हमारे घर जलंधर पर हुए भव्य आयोजन के कारण यह समस्या खड़ी हुई है, राशील अनुमान लगाते हुए कह रही है। तभी मैम का कॉल आया है। वाणी, अभी पुलिस अधीक्षक की लाल बत्ती वाली कार आपके घर पहुंचने वाली है। आप दोनों उसमें बैठकर यहाँ आ जाओ। सावधानी के लिए अभी आपका भी हमारे घर आ जाना उचित रहेगा, मैम ने आदेश देते हुए कहा है। राशील जिस कार से आई है, मैम ने उसे पहले ही वापस बुलवा लिया है। हम जब पुलिस कार में सवार हो रहे हैं तब आसपास के लोगों की उत्सुक दृष्टि हम पर लगी हुई है। कुछ लड़कियों और परिचितों ने हमें अभिवादन करते हुए सिर हिलाया है। अब तो वाणी के कांटेक्ट बड़े हो गए हैं। इसके भाग्य में आगे ठाठ बाट का जीवन लिखा है। इस तरह की कानाफूसी भी मेरे कान में सुनाई पड़ी है। कुछ देर बाद माँ के बताए अनुसार हम उनके घर पहुँच गए हैं। हमारे पहुँचने पर स्वप्निल हमें सीधे माँ के कक्ष में ले गया है। वहाँ पराग माँ के साथ पहले ही विराजित हैं। स्वप्निल ने कमरे को भीतर से लॉक कर दिया है। मैंने पुलिस उपायुक्त से बात कर ली है। सादे वस्त्रों में हमारे घर के आसपास पुलिस चौकसी लगा दी गई है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर पुलिस उपयुक्त कार्रवाई करने को तैयार है। ये सब अत्यंत गोपनीय रूप से किया जाएगा, माँ हमें बता रही हैं। बुआ, अब तक जो सबसे छुपा है वो अगर सब सामने आ गया तो मैं तो अपने दोनों पक्षों के घर वालों को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगी, कहते हुए राशि रुआंसी हुई है। मैंने उपायुक्त महोदय को इसे गोपनीय तरह से नियंत्रित करने के लिए कहा है। उन्होंने आश्वस्त किया है वे जेड को इस शहर के बाहर खदेड़ने के बाद ही उस पर कार्रवाई करेंगे। उस पर हुई कार्रवाई को यहाँ कोई हमसे जोड़कर नहीं देख सकेगा। हमें सतर्क तो अवश्य रहना है मगर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ किसी को इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो सकेगा, माँ ने गंभीरता से सब स्पष्ट बता दिया है। मैं माँ के काम करने के ढंग से परिचित रही हूँ। वे आश्वस्त कर रही हैं, इसका अर्थ यह है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं रही है। मुझे तो उनमें माँ सरस्वती प्रतीत होती हैं। मुझे लगता है मेरे पापा से उनकी विवाह की अभिलाषा के अतिरिक्त उनका कोई काम या विचार कभी अधूरा नहीं रहता है। सब उनके विचारे और चाहे गए कार्य मनोनुकूल ढंग से संपन्न हो ही जाते हैं। पुलिस ने जेड का क्या किया ये प्रत्यक्ष में किसी को पता नहीं चला है। मेरे विवाह के सप्ताह भर चले सभी कार्य यथा रीति संपन्न होते चले गए हैं। अग्नि के 7 फेरे साथ लेने के बाद स्वप्निल और मैं इस जन्म में पुनः एक बार जीवन भर के साथी हो गए हैं। हमारी आत्माओं के रूप बदल बदल कर साथ चलने की परंपरा इस जन्म जीवन में भी सुनिश्चित हो गई है। विवाह में आए सभी अतिथि के लौटने का क्रम चलता रहा है। विवाह के 5 दिन बाद राशील पराग को भी डैड मम्मा सहित लौटना है। उसके एक दिन पहले माँ ने पराग भैया, स्वप्निल और राशील सहित मुझे पुनः एक बार अपने कक्ष में इकट्ठे होने को कहा है। बात क्या हो सकती है, इसका अनुमान हम सभी को है। उन्होंने जो बताया उसे एक छोटी कहानी के रूप में लिखा जाए तो वो कहानी इस प्रकार बनती है। दृश्य परिवर्तन। राशील जेड को घायल छोड़कर भाग गई है। उसके 1 घंटे तक वो पीड़ा में बिलबिलाता पड़ा रहा है। इसमें अधिक विलंब होता तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते, लेकिन तभी उसके घर के लोग वापस आ गए हैं। उन्होंने जेड को अचेत पड़े पाया है। राशील का अता पता नहीं है। इससे उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उनकी अनुपस्थिति में क्या हुआ है। पुलिस में जाना उन्हें अपने हित में नहीं लगा है। उन्होंने गुप्त रूप से अपने एक रिश्तेदार डॉक्टर के अस्पताल में जेड को भर्ती कराया है। इस तरह जेड के प्राण बचा लिए गए हैं।
अपनी निर्बलता की दशा में जेड उस समय कुछ नहीं कर पाया है। उसने मन ही मन ठान लिया है, वो राशील को जीवित नहीं छोड़ेगा। स्वस्थ होने के बाद उसने अपने तरीके से बहुत कोशिश की, मगर राशील ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सिर से सींग। वह निराश हो गया है। वो राशील से बदला लेने की बात लगभग भूल चुका है। तब वर्षों बाद उसे ज्ञात हुआ, राशील किसी अन्य से विवाह करके हमेशा के लिए अमेरिका में रहने के लिए चली गई है। वह मन महसूस कर रह गया है। वो अमेरिका जाकर राशील का कुछ बिगाड़ सकने की स्थिति में नहीं है। अभी जब जालंधर में राशील के घर में दामाद, बेटी एवं नवासी के स्वागत सत्कार में कार्यक्रम हुए, उसकी सूचना उसको अपने किसी रिश्तेदार से मिली है। वो जब जालंधर पहुंचा तब तक देर हो गई है। राशील वहां से जा चुकी है। यद्यपि राशील अभी भी भारत में ही है, जेड ये सूचना प्राप्त करने में सफल हुआ है। उसे ज्ञात हुआ है कि वह एक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद ही अमेरिका लौटेगी। जेड अपने खतरनाक संकल्प के साथ बाइक से ही चल पड़ा है। यहाँ पहुंचकर वो अलका भाटिया के घर तक पहुंच गया है। वो किसी बहाने से घर के आसपास चक्कर लगाने लगा है। उसे अलका भाटिया के बंगले में अतिथियों की उपस्थिति और विवाह वाली हलचल तो दिखाई दे रही है, किंतु राशील उसे कहीं दिखाई नहीं दी है। वो घर में कैसे प्रवेश करे इसकी युक्ति खोज रहा है। उसकी ऐसी कोशिश के दूसरे दिन ही यातायात पुलिस ने सीटी बजाकर और हाथ हिलाकर उसे रोकने का प्रयत्न किया है। वो समझ रहा है, उसके बाइक का नंबर दूसरे राज्य का होने से पुलिस वाला उस पर संदेह कर रहा है। वो जानता है उसके पास बिना लाइसेंस वाली गन है। उसने बाइक की गति बढ़ाई है और पुलिस वाले से बचकर भागा है। उसे आशा है कि पुलिस वाला उसका पीछा नहीं करेगा, किंतु भागने के प्रयास में जेड से एक गलती हो गई है। बाइक को तेज गति से दौड़ाते हुए उसकी बाइक के हैंडल का कोना पुलिस वाले को लग गया है। इससे पुलिस वाला मुंह के बल सड़क पर गिर गया है। जेड के मस्तिष्क ने तेज कार्य करते हुए उसे चेताया है कि अब उसका इस बाइक के साथ इस शहर में रहना ठीक नहीं होगा। उसने शहर के बाहर जाने वाले मार्ग पर अपनी बाइक फर्राटे से दौड़ा दी है। कुछ दूर चलने के बाद जब वो शांति सी अनुभव कर रहा है, तभी उसे सायरन की ध्वनि पीछा करते हुए सुनाई दी है। उसने मिरर में देखा एक पुलिस वैन तेज गति से उसके पीछे आ रही है। जेड ने स्पीड बहुत तेज कर दी है। उसकी गति इतनी खतरनाक है कि जरा सी चूक में उसके प्राणों पर खतरा हो सकता है। जब उसे लगा कि उसने वैन को काफी पीछे छोड़ दिया है, तब उसने बाइक धीमी करके सड़क से उतार दी और बाइक समेत एक पेड़ के पीछे छुप गया है। 20 मिनट भी जब वैन नहीं आई तो उसे विश्वास हो गया कि वो पुलिस को चकमा देने में सफल हुआ है। वो बाइक वापस रोड पर ले आया और फिर से तेज गति से आगे बढ़ गया है। उसे शांति तब मिली जब उसने रोड पर बोर्ड लिखे देखा। अब वो दूसरे जिले की सीमा में प्रवेश कर गया है। इस जिले की पुलिस के सामने वो सामान्य व्यक्ति ही होगा, कोई अपराधी नहीं। उसने कोई बड़ा अपराध तो नहीं किया है। जब जेड आशंकाओं से मुक्त हो गया तब उसे भूख अनुभव हुई है। उसने सड़क किनारे के एक ढाबे में भोजन कर लेना सुरक्षित समझा है। उसने 2 तरह के मांसाहार का ऑर्डर किया और वहां बिछी खाट पर पसर गया है। वो सोच रहा है, राशील अभी अगले सप्ताह भर यहीं रहने वाली है। उसे 2 दिन बाहर रहकर ही अलका भाटिया के घर तक वापस पहुंचना चाहिए। इस बीच किसी तरह बाइक की नंबर प्लेट चेंज कर लेना चाहिए। उसके खाने का ऑर्डर आ गया है। वो खाट पर उठकर बैठ गया और चटकारे लेकर खाने पर टूट पड़ा है। तनावग्रस्त व्यक्ति अधिक खाया करता है। उसने जितना खाया है उतना ही और ऑर्डर कर दिया है। सब खा चुकने के बाद उसने बिल का भुगतान किया और वापस आकर खाट पर लेट गया है। अधिक खाने और थकान के प्रभाव से उसकी आंखें लग गई है। तब कोई उसे डपट रहा है, सुनकर वो उठा है। उसने देखा 2 पुलिस वाले खाट के साइड में खड़े हैं। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 70 बुरे कर्मों के फल, अटूट विश्वास और न्याय की कहानी है। ये सिद्ध करता है कि सच्चे प्रेम और अच्छाई के सामने द्वेष और प्रतिशोध की कोई जगह नहीं होती। संकट का त्वरित समाधान। वाणी का नेतृत्व। संकट के समय वाणी का शांत रहना और तुरंत अलका मैम को सूचित करना उसके चरित्र की परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। वो अब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक सक्रिय नायक है। अलका मैम की शक्ति। अलका मैम का त्वरित और प्रभावी एक्शन, पुलिस को बुलाना, सुरक्षा व्यवस्था करना, ये दिखाता है कि वो कितनी प्रभावशाली और दूरदर्शी है। वो एक ऐसी मजबूत नारी शक्ति का प्रतीक है जो अपने परिवार को किसी भी खतरे से बचा सकती है। जेड का पतन।
सिनेमाई कहानी, जेड की पूरी कहानी, बदला लेने की इच्छा, उसका पीछा करना, पुलिस से मुठभेड़ और अंत में ढाबे पर पकड़ा जाना एक रोमांचक थ्रिलर की तरह सुनाई गई है। यह जेड को एक साधारण विरोधी से एक दुर्भाग्यशाली और हार चुके व्यक्ति में बदल देता है। भाग्य का खेल, जेड का पुलिस से बच निकलना और फिर थकान और अधिक खाने के कारण पकड़ा जाना, ये दिखाता है कि कैसे भाग्य और कर्मों का फल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कहानी की एक अद्वितीय और यथार्थवादी परत है। विवाह की पूर्ति, आत्माओं का मिलन। इतने बड़े संकट के बावजूद विवाह का निर्विघ्न संपन्न होना वाणी के विश्वास और अलका मैम के प्रबंधन की जीत है। वाणी का ये सोचना कि उनकी आत्माओं के रूप बदल बदल कर साथ चलने की परंपरा इस जन्म में भी सुनिश्चित हो गई है, कहानी को एक सुंदर दार्शनिक निष्कर्ष देता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। राशील का स्वर, उसका स्वर शुरू में हांफती हुई और घबराई हुई हो, बाद में उसके स्वर में डर और निराशा का भाव हो। वाणी का स्वर, उसके स्वर में शांत, निर्णायक और आश्वस्त करने का भाव हो। अलका मैम का स्वर, उनका स्वर गंभीर और आदेशात्मक हो, जो उनकी शक्ति और प्रभाव को दर्शाए। जेड की कहानी, इस हिस्से को एक कथावाचक के स्वर में सुनाया जा सकता है, जिसमें उतार चढ़ाव, डर और रोमांच का भाव हो। पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम। शुरुआत का दृश्य, संगीत तनावपूर्ण और तेज हो। अलका मैम के घर, संगीत शांत, आश्वासनपूर्ण और मजबूत हो। जेड की कहानी, संगीत रोमांचक और सिनेमाई हो, जिसमें दौड़ने और पीछा करने वाली ध्वनियां शामिल हो। विवाह का दृश्य, संगीत सुखद, शांतिपूर्ण और शुभ हो। एपिसोड 70 समाप्त।